हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। अभी हम थेरापेटिक न्यूट्रिशन इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा नेक्स्ट डिजीज़ होगा डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स में से कॉन्स्टिपेशन जिसको कि हम कब्ज के नाम से या अवरोध के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखिए, आजकल ये बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन है किसी पर्सन की, जो आपको देखने को मिल ही जाएगी, है ना। मीन्स 100 में से लगभग 50-60%, कई बार 70% लोग जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से सफ़र करते होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आम समस्या है, ठीक है। जो कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज की जो समस्या होती है, इसको हम हार्ड स्टूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसमें जो स्टूल होता है या जो मल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डिफिकेशन जो होता है वो बहुत ही पेनफुल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से पर्सन जो है उसको बॉडी से बाहर निकाल पाता है, ठीक है। तो काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है, और कई बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एनस से ब्लीड भी होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टूल के हार्ड होने की वजह से। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जितनी भी म्यूकस की जितनी भी लेयर होती है ना, उस लेयर को क्या करता है, उस लेयर को डैमेज कर देता है। तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ से ब्लीड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हार्ड स्टूल इतनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अब इस हार्ड स्टूल के होने के बहुत सारे कारण हैं, कि जैसे डिहाइड्रेशन भी इसका एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, फूड अगर डाइट आप अच्छी नहीं ले रहे हो, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कई बार मेडिकेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी इसको अफेक्ट कर सकती हैं। तो देखिए, ये तो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अधिकतर कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो देखिए हर एक उम्र की में होने वाली समस्या है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है वही इससे अफेक्टेड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चों से लेकर, ठीक है, चाइल्ड से लेकर के ओल्ड एज तक के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी बहुत अफेक्ट करता है, मोस्टली ओल्ड एज में। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को, है ना, उनको इससे बहुत सारा वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो ना तो हाइड्रेशन का ध्यान रखते, मीन्स पानी पीने का, या फिर खाने पीने में भी बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही इरेगुलर होते हैं इसलिए। लेकिन ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम है, ये तो ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ तक आते आते हमारे इंटेस्टिन्स जो होती है ना, ये काफ़ी वीक हो जाती हैं, ठीक है। और इनका जो टोन होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है इसलिए। और प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, यूट्रस के एनलार्जमेंट की वजह से जो हमारी इंटेस्टिन्स होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ने लगता है यूट्रस का, ठीक है, यूट्रस के एनलार्जमेंट का। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में देखा जाता है, ठीक है। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, मीन्स जो प्रेगनेंसी है उसको 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड में जितना प्रॉब्लम नहीं होता है उतना थर्ड में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम एनलार्जमेंट जो होता है वो थर्ड स्टेज में हो रहा होता है, ठीक है। तो लास्ट के 2 से 3 महीने में 7, 8, 9 मंथ में वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब कई बार पर्सन जो है वो काफ़ी लंबी बीमारी, मीन्स किसी भी क्रॉनिक डिजीज से अगर वो अफेक्टेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो बहुत लंबे समय से चलती हुई बीमारी है। या फिर अगर कोई पर्सन बहुत ही लंबे टाइम से बेड रेस्ट पर है, तो ऐसे लोगों को भी क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक बेड पर ही रहेगा, तो उसकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो कैसी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं रहती उस पर्सन की। और जब कोई पर्सन फिजिकली एक्टिव ही नहीं है, तो उसकी जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं वो भी एक्टिव नहीं रहती है और टोन्ड नहीं रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम
हो जाता है ना। तो आजकल क्या है, बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो हर किसी एज ग्रुप के लोग इससे अफेक्टेड रहते हैं। अब देखिए जैसे एडोलेसेंट स्टेज में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, साथ ही ये प्रॉब्लम भी है, तो बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम देखा जाता है इन लोगों में, ठीक है। तो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम से भी उनको ये चीज़ होती है, क्यों? क्योंकि जो वो डाइट ले रहे हैं ना खाने में, ठीक है, एडोलेसेंट स्टेज में कैसे होते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना, और फ्रेश फूड नहीं कंज्यूम करना, जो प्रिजर्वेटिव्स एडेड जो फूड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं एडोलेसेंट स्टेज के बच्चे, ठीक है। तो वो क्या करती है, ये उनको प्रॉब्लम करने का काम करती है। तो ये तो थे कि क्या है कॉन्स्टिपेशन, कैसे अफेक्ट करता है कॉन्स्टिपेशन, किस किस कंडीशन में अफेक्ट कर देता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिपेशन है ये कितने टाइप्स का होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन है ये 3 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला है अटॉनिक, कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए अटॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है ना, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है टॉनिक, और अगर हम इसको और तोड़े तो हम इसको टोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता है, जो बेसिकली हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से च्यूइंग की जाती है, इसके बाद में ये हमारी एसोफेगस है, यहाँ से स्टमक है, ठीक है, और स्टमक के बाद से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, काफ़ी लंबी जो चल रही है, और आगे आकर के वो किस में कन्वर्ट, आगे आकर के वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में जुड़ जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर एनस पार्ट रहता है, साथ ही साथ में यहाँ पर लीवर भी रहता है, और इसके जस्ट पीछे पैनक्रियाज भी होता है। तो ये हमारा टोटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेसिकली। तो अब क्या है, देखिए जो हमारी मसल्स होती है इंटेस्टिन्स की, ठीक है, जो खास करके जो कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का प्रॉब्लम देखा जाता है ना, ये स्मॉल इंटेस्टिन में और लार्ज इंटेस्टिन में ही देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो इसमें हम वर्ड में बात कर रहे हैं टोन की, क्या होता है, टोन एक शब्द है जिसका मीनिंग ये होता है कि अटॉनिक जो हम कहते हैं ये होता है टोन होना, ठीक है। इसमें टोन का मीनिंग होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ये बेसिकली कहलाता है टोन, और यही अटॉनिक वर्ड में जो टोन आ रहा है उसका मीनिंग होता है, ठीक है। मसल्स अब कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसका, खाना कहाँ से होकर के जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टिन से निकल रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टिन से होकर के निकल रहा है। तो इंटेस्टिन की जो मसल्स होती है ना, इनकी टोन जब कम हो जाती है तो वह अटॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहलाता है, ठीक है। इनका जो टोन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अटॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो मसल्स होती है ना, वो प्रॉपरली फूड को आगे की तरफ प्रोपेल नहीं कर पाएगी, आगे की तरफ धक्का नहीं दे पाएगी, आगे की तरफ फेंक नहीं पाएगी, आगे बढ़ा नहीं पाएगी, ठीक है। जब आगे नहीं बढ़ेगा ना फूड, तो किसी न किसी एक जगह पर रहेगा, कुछ फूड निकल जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो होगा वो क्या होगा, हमारे इंटेस्टिन की दीवारों के ऊपर ही इस तरीके से चिपका हुआ रह जाएगा, ठीक है। और जब ये किसी न किसी तरीके से अगर जैसे यहाँ पर चिपका हुआ रह गया, ठीक है, तो चिपके रहने की वजह से क्या होता है कि ये यहाँ की जो विलाय का स्ट्रक्चर जो हो रहता है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, तो क्या होता है उसके ऊपर आकर के जम जाती है, और ये इम्प्योरिटीज हमारे ब्लड में आकर के मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था पहला अटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, और किस लिए होता है, क्योंकि मसल्स का टोन रिड्यूस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस का, ठीक है। अब जो आपकी इंटेस्टाइन की जो मसल्स होंगी ना, वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए प्रोपेलेशन का जो प्रोसेस होता है वो
प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अटॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। ठीक है, अटॉनिक कॉन्स्टिपेशन के रीजंस की बात करेंगे। तब देखिए क्या रीजन है, कॉजेज। ठीक है, कॉजेज में पहला कॉज आता है कि अगर हमारे डाइट में जो डाइट है वो कैसी है, लैक करती है फाइबर्स में। ठीक है, या जिसको आप कहते हो रेशा। ठीक है, जब हमारे डाइट में लैक होता है फाइबर्स का, या हम जो फाइबर लेस डाइट खा रहे हैं, ठीक है, या लैक ऑफ फाइबर इन डाइट अगर है, तो ये अटॉनिक कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देने का काम करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखिए हम हमारे घर की क्लीनिंग कैसे करते हैं, हम हमारे हाउस की क्लीनिंग करते हैं ना, तो क्लीनिंग किससे करते हैं, हम झाड़ू से करते हैं ना, रूम से करते हैं। तो जब हम क्लीनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें भी बहुत सारे इस तरीके से रेशे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पर मिट्टी होती है ना उसको अच्छे से निकाल देते हैं। तो सेम चीज़ होती है हमारे पेट में भी, कि जब हमारे पेट में रेशे जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जमी हुई जितनी गंदगी होती है आंतों की दीवारों के ऊपर, उन सबको ब्रश करने का काम करते हैं, है ना। हम हाउस की डस्टिंग ब्रश से या फिर किसी से झाड़ करके इसी तरीके से करते हैं, तो रेशे भी हमारे पेट में जाकर के सेम यही काम करते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी डाइट में क्या होता है, फाइबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहली तो ये बात हो गई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, पानी को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, पानी को होल्ड मीन्स ये इनकी क्या होती है, वाटर होल्डिंग, या फिर आप कह सकते हो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनके अंदर। ठीक है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से ये क्या करते हैं, पानी को सोख करके रखेंगे, तो यहाँ से जो स्टूल बन करके आगे जा रहा है ना, उस स्टूल के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, तो उसका जो डिफिकेशन है, ठीक है, डिफिकेशन जो होता है वो कैसा हो जाता है, ईजी हो जाता है। बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है स्टूल का वो बहुत ही ईजी हो जाता है, डिफिकेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है जब हमारे डाइट में फाइबर होता है तो। ठीक है, अगर डाइट में फाइबर नहीं होगा तो मॉइस्चर कम होगा, और जब किसी चीज़ में मॉइस्चर कम होता है तो वो चीज़ कड़क हो जाती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो पहला तो हमारा फाइबर होने से डाइट में ये फ़ायदा था। ठीक है, दोनों फायदे हमको पता चल चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीज़न की। जो इसका नेक्स्ट कॉज है वो है इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ वाटर। जब हम पानी का इंटेक प्रॉपरली या अपर्याप्त मात्रा में करते हैं या प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो स्टूल बन रहा है वो कैसा होगा, सॉफ्ट स्टूल होगा ना वो। ठीक है, सॉफ्ट स्टूल होगा तो उसका डिफिकेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा, आसान। देखिए अगर हम डाइट में फाइबर नहीं ले रहे हैं और अगर आप एडिक्वेट इंटेक है आपके वाटर का, तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर आप एडिक्वेट इंटेक नहीं कर रहे हो, है ना, इसके बाद में भी, ठीक है, और अगर आप इसकी वाइस वर्सा अगर कंडीशन देखो तो भी उसमें सेम प्रॉब्लम है। तो हमको फाइबर का इंटेक भी करना है तो साथ ही साथ हमको वाटर का इंटेक भी करना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो कि एक दिन के अंदर किसी भी पर्सन को 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर से पीना चाहिए। और अगर हम एक अच्छे एडिक्वेट इंटेक की बात करें तो उसको 2 to 3 लीटर्स, तो जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसको कंज्यूम करना ही चाहिए। 3 लीटर्स तक आप करो बहुत अच्छा है, 2.5 लीटर्स तक करते हो तो भी अच्छा है, 2 लीटर्स तक भी ओके है, लेकिन इससे कम हमको नहीं करना है। ठीक है, जब हम वाटर इंटेक की बात करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पानी ही जो आप पीते हो ना आप उसी को काउंट करेंगे, नहीं। अगर आप यहाँ पर मिल्क भी लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर आप छाछ लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा लिक्विड चीज़ जैसे जूस ले लिया आपने, या है ना, तो इन लिक्विड चीज़ों का जो अमाउंट होता है वो भी आपका इसी के अंदर या वाटर इंटेक में ही आता है, क्योंकि इन सभी का जो बेस होता है वो पानी ही होता है, इसलिए। ठीक है, अच्छा अभी हमने जो फर्स्ट कॉज की बात करी थी ना, फाइबर की बात, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखने का काम करता है फाइबर, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने फ्रूट्स।
ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजीज। आपकी वेजिटेबल्स और आपने देखी होगी, आप जब फ्रूट को क्रश करते हैं तो उसमें से कितना सारा पानी निकलता है ना, और उसमें से जो फाइबर होता है या जो हम पल्प कहते हैं वो हम फाइबर को अलग निकाल देते हैं, जिसको कचरा समझ के हम फेंक देते हैं। तो एक्चुअली क्या था, ये फाइबर था, तभी ये मॉइस्चर जो था या इसके अंदर जो जूस था वो होल्ड किया हुआ था, और जब आपने उस फाइबर को रिमूव कर दिया तो मॉइस्चर भी बाहर निकल गया, है ना। तो सेम चीज़ होती है कि जहाँ फाइबर प्रेजेंट होगा वो मॉइस्चर को होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूल में अगर फाइबर है, हमारे डाइट में अगर फाइबर है, तो हमारी बॉडी में भी वो पानी को होल्ड करने का काम करेगा। इसका जो थर्ड कॉज है वो है इर्रेगुलर हैबिट्स, ठीक है, किसके, डिफिकेशन के, इर्रेगुलर हैबिट्स ऑफ डिफिकेशन। इर्रेगुलर हैबिट ठीक है, डिफिकेशन की इरेगुलर हैबिट अगर है किसी पर्सन को तो, ठीक है। अब देखिए डिफिकेशन का मीन्स क्या होता है, बॉडी से स्टूल को बाहर निकालना, ठीक है, या त्याजना या शौच करना, ये इसका मीनिंग होता है डिफिकेशन का। तो अब देखिए जब डिफिकेशन की हम बात करते हैं ना, ठीक है, अगर जैसे आपने देखा होगा ये अधिकतर आदत होती है छोटे बच्चों की, ठीक है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, नाइट में लेट नाइट स्लीपिंग की हैबिट होती है उनको, है ना, रात को लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो उनका जो साइकिल होता है ना, वो साइकिल एक तो गड़बड़ हो जाता है हमारा पूरा, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो लेट उठेंगे तो डिफिकेशन का प्रोसेस भी उनका देर से होगा, है ना, इसकी वजह से। और कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत भाग दौड़ में होते हैं, सुबह लेट उठे, जल्दी जल्दी रेडी हुए और स्कूल कॉलेज चले गए, तो उन्होंने क्या किया, ये प्रोसेस ही नहीं किया, जिसकी वजह से अब क्या है कि वो जो गंदगी है, जितना भी स्टूल है वो उनके पेट में ही है, तो वो क्या करता जाता है, वहाँ पर जम जाता है। तो ये इर्रेगुलर हैबिट अगर होती है डिफिकेशन की तो ये भी प्रॉब्लम कर सकती है। और साथ ही अगर कोई एडल्ट भी है और एडल्ट भी सेम चीज़ अगर यही फॉलो कर रहा है, रात में लेट उठना, लेट सोना, ठीक है, मतलब सुबह लेट उठना, रात में लेट सोना, खाना खाने की रेगुलर मील्स की हैबिट होती है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या होती है, ये प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो डिफिकेशन प्रोसेस को क्या करना चाहिए, एक रेगुलर हैबिट बना लेना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉज है इसका वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, अगर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है ना पर्सन, तो भी वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। क्यों, देखिए हमने क्या बात करी, टोन, टोन मीन्स मसल्स भी क्या कर रही है, मसल्स भी एक्टिविटी कर रही है ना। एक्टिविटी कौन सी करती है, कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स किसी चीज़ का सिकुड़ना और किसी चीज़ का फैलना, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हमारी बॉडी फिजिकली एक्टिव होती है ना, तो हमारी बॉडी की जो पूरी सारी मसल्स होती है वो टोन्ड हो जाती है, ठीक है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। और उसका रीज़न क्या है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अच्छे से, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, है ना, लेते हैं या इनटेक करते हैं। तो ये क्या होती है कि हमारी बॉडी की सभी सेल्स के अंदर जाकर के अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और जब ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी तो क्या होगा कि हमारी सारी मसल्स जो होगी वो एकदम फ्रेश और टोन्ड रहेंगी, है ना। तो सेम चीज़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होती है कि फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन की मसल्स होती है वो टोन्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे और जो कब्ज के पेशेंट होते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन के, जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन या हमेशा कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं, ठीक है, तो उनको यही कहा जाता है कि उनको मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक करना चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग खाली पेट करो, रात को खाना खाने के बाद आपको वॉक करना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, जैसे कि साइकिलिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना या थोड़ा सा रनिंग कर सकते हो। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है, बाईसाइकिल चलाना, ठीक है, ये की जा सकती है, जो कि हमारी मसल्स को टोन रखने का काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमने देखा है, सुना है कि वो लोग लेग्जेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेग्जेटिव्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, जो
जैसे एनिमा का यूज़ जिसको हम कह सकते हैं, एनिमा आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ लेग्जेटिव्स। अच्छा, लेग्जेटिव्स का और इनिमा का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ये लेग्जेटिव्स होते हैं, इनिमा होते हैं, इसको हम हिंदी में आपने सुना होगा, इसका नाम जुलाब सुना होगा, ठीक है। और एनिमा को तो इनिमा ही कहा जाता है। कई सारे लोग होते हैं ना ऐसे कि उनको अगर मोशन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है ना, तो वो इन चीज़ों का सेवन करते जाते हैं, ठीक है। ताकि क्या होता है कि इनके यूज़ करने से या इनको कंज्यूम करने से जो स्टूल होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और इजीली बाहर निकल जाता है, या उसका डिफिकेशन बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो देखिए नेचुरल प्रोसेस अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम नेचुरल प्रोसेस के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं ना, तो वहाँ कोई ना कोई इश्यूज अराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम हमारी मसल्स को, जब हमारे इंटेस्टिन्स को आदत डाल देते हैं लेग्जेटिव्स की और इनिमा की, तो हमारे यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो एक्चुअल में कैसी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। अब वो कुछ काम नहीं करेगी, वो इसी चीज़ का वेट करेंगे कि कब उनकी बॉडी में लेग्जेटिव्स आएंगे और कब वो डिफिकेशन बहुत ही उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो मसल्स का जो टोन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लेग्जेटिव्स का इनिमा का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए कई सारे लोग कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनिमा के लिए सोप टैबलेट्स का यूज़ भी करते हैं कई सारे लोग, है ना। कई लोग इसबगोल का यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो इनका एक्सेसिव यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए, और अगर आप कभी भी यूज़ करते हो तो किसी भी फिजिशियन की डायरेक्शन में ही इनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन डाइट, ठीक है। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मीन्स विटामिन बी, है ना। इसकी जब हमारे डाइट में कमी होती है ना, तो उस टाइम पर भी क्या होता है कि हमारी जो वो मसल्स होती है इंटेस्टाइन्स की, ये कैसी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है या प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाती है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डाइट के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लें। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम सभी को पता है उन चीज़ों में प्रेजेंट होता है जिनके ऊपर फाइबर होता है या जिन चीज़ों में रेशा होता है, ठीक है। तो हमारे अनाज के चारों तरफ जो रेशा होता है ना, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। हम क्या करते हैं, बिना चोकर का खाना खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो हमें चोकर वाला आटा खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके खाने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमको क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो अगला कॉज है यह है इम्बैलेंस डाइट, ठीक है, या फिर जो असंतुलित आहार होता है, इम्बैलेंस डाइट, है ना, असंतुलित आहार जिसको आप कहते हो। अब देखिए, अगर हमारा आहार ही संतुलित नहीं होगा, अगर हम डाइट ही अच्छी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स होना तो बहुत ही आम और सीधी सी बात है ना। तो जब हमारी डाइट के अंदर, देखिए हमारी डाइट के अंदर जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं हमारी एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, वो होता है प्रोटीन, ठीक है, वो होता है फैट या जिसे हम वसा कहते हैं, विटामिन्स होते हैं, है ना, फिर होते हैं मिनरल्स आते हैं, फिर वाटर आता है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में प्रेजेंट होना ज़रूरी होते हैं। अगर ये हमारी डाइट में प्रेजेंट नहीं है या फिर हम किन्हीं में भी अगर लैक करते हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को कॉज करता है, ठीक है। जो इसका 8th कॉज है वो है अगर हमारे डाइट में पोटेशियम लैक करता है या पोटेशियम की कमी है, तो लैक ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, एक टाइप का मिनरल ही तो है ना। तो जब हमारी बॉडी से अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूल के साथ पोटेशियम निकल जाता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कब्ज की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि डाइट के अंदर पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये थे सारे कॉजेज़। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने बात करी है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, और हमने स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिसमें हमने एटॉमिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात की और साथ ही इसके क्या कॉजेज़ होते हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो
सेकंड दो टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव और स्पैस्टिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इनके रीजंस की हम बात करेंगे, कॉजेज की, और फिर इनकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।